हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई बेजीत सीरीज। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो जेई पे जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने लिमिट ऑफ सम और उससे भी पहले लेबनीज थ्योरम या लेबनीज रूल पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मेंस एडवांस में क्वेश्चंस बनते ही हैं। पिछले 5 साल के पेपर में भी वहां से लिमिट ऑफ सम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्या टॉपिक होने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का हमारा टॉपिक होने वाला है एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब एस्टिमेट निकालना है किसका? डेफिनेट इंटीग्रेशन का। भाई मतलब क्या है? वाई एस्टिमेशन चाहिए क्यों? तो सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक आपको करना है। ठीक है, तो तब क्या करना पड़ेगा? आपको एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। आप सोचो कि हमें तो इंटीग्रेशन आता है, हम तो कर देंगे, एस्टिमेट क्यों करें? जी नहीं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, यानी उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो आप नहीं फाइंड कर पाओगे, इंटीग्रेबल ही नहीं होते वो फंक्शन। तब आपको क्या करना है? आपको ये बता देना है कि ये फंक्शन की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो किसी फिक्स एक्स या फिर कोई पर्टिकुलर एक्स या फिर पर्टिकुलर वाई, इन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस कौन से हैं? नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस, वो देखते हैं। अब फंक्शंस की मैं बात करूं, ठीक है, कुछ इंटीग्रल्स मैंने बताया जैसे आपको नॉन इंटीग्रेबल है। ठीक है, जैसे कि ये sin x अपॉन एक्स है, cos x अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, इसका आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे। कैसे भाई? सोचो, आप तो सोचो कि sin x इंटू 1 अपॉन एक्स मैं बाय पार्ट्स करके कर सकता हूं, नहीं कर पाओगे। सोचो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या? ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या जिसका डेरिवेटिव, क्या भाई, डेरिवेटिव sin x अपॉन एक्स है? तो वो जो आंसर होगा वही इस इंटीग्रेशन का आंसर होने वाला है। ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। सिमिलरली cos x अपॉन एक्स के लिए भी यही है, 1 अपॉन log x के लिए भी वही है। ठीक है, और फंक्शन है हमारे पास e टू दी पावर माइनस एक्स। ये जो भी फंक्शन है वो नॉन इंटीग्रेबल है। ठीक है, बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने सब ट्राई करके देख लिया, इसको आप नहीं कर पाओगे इंटीग्रेट। ठीक है, अगर आपने फंक्शन देखा हुआ है इन सब फंक्शंस में से तो आपको पता चल जाएगा, तो आप क्या करोगे? एस्टिमेट लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, लेकिन इसकी कोई फिक्स मेथड नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं चल पाएगा कभी कभी कि इसका मैं इंटीग्रेशन, ये नॉन इंटीग्रेबल है या भाई कैसा फंक्शन है। तो आपका देखा देखा फंक्शन है तो आप बोल दोगे कि इसको तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, वरना कभी कभी पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये सारी चीजें कैसे इंप्रूव होंगी? जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है जो आपको नोट डाउन करने हैं। अब एस्टिमेशन में क्या कहना चाहते हैं वो लोग? एस्टिमेशन की कुछ मेथड है, ठीक है, वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक आइडिया समझते भी एस्टिमेशन है क्या। जैसे कि ये फंक्शन है e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, इसको ग्राफिकली सोचो, या फिर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर को, किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली सोचो। ठीक है, इस तरह से यहां पे। ठीक है, तो फंक्शन का मान लो कोई भी फंक्शन है, इसका ग्राफ इस तरह से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? यहां से a से लेके बी तक की लिमिट, वही तो होता है एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली नहीं फाइंड कर सकते तो एस्टिमेट तो लगा सकते हो। मान लो इसका एरिया 10 है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, आपको पता नहीं है लेकिन उसकी मेथड समझने के बाद आप बता सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने मेथड नहीं समझे लेकिन मैं बता रहा हूं कि काम कैसे करेगा। ठीक है, सपोज इसका जो आंसर आएगा वो कैसे लिख सकते हो? 12, यानी मान लो आपका आंसर है 15, तो 12 से लेके 18 के बीच में जो आंसर आएगा वैसा, ऐसा कुछ ये एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल कहना चाहता है। ठीक है, तो जो मेथड है वो समझते हैं अब। तो यहां पे क्या गिवन है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, जो इंटरवल कहां से कहां तक है? क्लोज इंटरवल a टू b में, उसकी रेंज है स्मॉल m से m, मतलब
एक ये क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये बिगेस्ट वैल्यू है। देन क्या बोला गया है यहाँ पे, m इंटू बी माइनस ए। आपका जो देखिए क्या है, इंटीग्रल जो है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक है, मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। भाई समझ में नहीं आया, इसको समझने के लिए ग्राफ समझना जरूरी है। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपका ग्राफ है कुछ इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की बात करूं, मान लीजिए ग्राफ है आपका कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन मान लो। तो क्या यहां पे मैं लिमिट लगा दूं, ठीक है, यहां पे मान लीजिए आपका क्या है, ये a से लेके b तक आपको क्या करना है, इस तरह से इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो फंक्शन की सबसे पहले लोअर वैल्यू क्या होगी, मतलब मिनिमा क्या होगा फंक्शन का। ग्राफिकली मैं बोलना चाहूं तो यहां पे मैं स्मॉल m लिख सकता हूं, ये मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, इस तरह से ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, कैपिटल M। बात तो क्लियर है। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो एरिया अंडर दी कर्व फाइंड करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन वही तो कहता है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एरिया अंडर दी कर्व फाइंड कर सकता हूं, लेकिन कैसे, समझना बड़े ध्यान से क्या कहना चाहता हूं मैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरा जो फंक्शन है, अभी मान लो कि ये कैसा है, नॉन इंटीग्रेबल है, तभी तो एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी, ये वैल्यूज आई कहां से, समझना। ठीक है, यहीं पे अगर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करूं इसी के लिए, तो देखो क्या होगा, ये आपका अगेन एफ ऑफ एक्स हो गया, वाई इज इक्वल टू, और मेरी जो लोएस्ट वैल्यू है कहां पे है, ये स्मॉल m है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये एक इसकी हाइट ले लेनी है, आपका जो फंक्शन है a से लेके कहां तक है, b तक है, और ये मैक्सिमम इसकी हाइट, यानी ये क्या हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो स्मॉलेस्ट m है उसके लिए आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो यहां पे। ठीक है, तो आपको एरिया इतना मिलेगा, ये एरिया मिलेगा, लेकिन मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए था, मुझे तो ये पूरा का पूरा एरिया अंडर दी कर्व चाहिए था, लेकिन मुझे मिला क्या, ये एरिया मिला। अब ये एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो आप, देखिए ये इसकी हाइट क्या है, दिस इज स्मॉल m, और ये इसकी विड्थ क्या होगी, ठीक है, b माइनस ए, ये क्या होगा भाई, टोटल b माइनस ए होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब m इंटू बी माइनस ए हो गया। ये बात तो क्लियर है। तो ये एरिया जो था, एरिया a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो एक्चुअल में आपको एरिया दिख रहा है, वो एरिया इस छोटे से रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा है। तो यहां पे मैं लेस देन लिख सकता हूं। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब समझो दूसरी बात, यहां पे अगर मैं मैक्सिमम ले लूं, क्या ले लूं, मैक्सिमम, बड़े ध्यान से समझना, यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, मैक्सिमम हाइट अगर ले रहा हूं मेरे कर्व के लिए इस तरह से, ठीक है, ये m हो गया, अगेन ये आपका स्मॉल n, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है। ठीक है, और मैं अगर यहां से रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, समझना बड़े ध्यान से, मैं कहां से रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, मान लीजिए यहां से, तो आपको ये एरिया अंडर दी कर्व मिलेगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल एरिया, ठीक है, क्या मिलेगा, ये मेरा कर्व का जो एरिया है उससे ज्यादा देगा ये रेक्टेंगल। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल मेथड कहते हैं। ये जो सिचुएशन क्रिएट की हमने, मेरा जो आंसर है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो कहां से कहां, यानी इसका आंसर जो आया एरिया अंडर दी कर्व, ये जो आया, और एरिया अंडर इसके लिए ये रेक्टेंगल आया। ठीक है, उसके बीच में लाई कर रहा है। अब ये देखिए, ये कैसे फाइंड करेंगे, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है आपके पास, ठीक है, ये कैपिटल M है क्योंकि ये मैक्सिमा है फंक्शन का। ठीक है, ये क्या है, A से लेके B है, तो ये क्या हो गया, B माइनस ए हो गई ये लेंथ। तो एक्चुअल में इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, जी हाँ, रेक्टेंगल का एरिया आएगा कैपिटल M B माइनस ए। तो आप देख सकते हो, मुझे फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं पता था, लेकिन मैं बोल सकता हूं रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके। मैंने क्या किया, लोअर लिमिट के लिए, मतलब लोएस्ट जो है फंक्शन का, जो लोएस्ट है वहां पे एक हाइट लेके मैंने A से B में एरिया निकाला। सिमिलरली फंक्शन के लिए जो मैक्सिमम है वहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके A से B के लिए वो एरिया निकाला। तो मेरा जो फंक्शन का एक्चुअल एरिया होगा, ठीक है, वो कैसा होगा भाई, वो
देखिए इसके और इसके बीच में ही होगा, वही तो हम कहना चाहते थे, एस्टिमेट करना चाहते थे। मान लीजिए इसका एरिया 5 है, पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे मान लो मुझे इसका एरिया मिल रहा है, सपोज दिस इज 10, ठीक है, मुझे इसका एरिया तो मिलेगा ना रेक्टेंगल की मदद से, क्लियरली मैं फाइंड कर सकता हूं। इसका एरिया मान लो है 5, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे फंक्शन का जो एरिया है या इंटीग्रेशन है डेफिनेट, वो क्या होगा, 5 से ज्यादा और 10 से कम होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, और सबसे अच्छी मेथड यानी फर्स्ट मेथड जो हम समझ रहे हैं दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में करना कुछ नहीं है, लोअर ले लो, अपर ले लो, रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक बात समझ लीजिए। लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो आंसर है वो 5 और 10 के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन सपोज मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, समझना बड़े ध्यान से। आपके 100 में से मार्क्स आ गए, मान लो 70 मार्क्स आ गए, तो कोई एक बच्चा बोल रहा है कि आपके मार्क्स 0 से 100 के बीच में आए। भाई बात तो सही है, लेकिन एस्टिमेशन अच्छा नहीं है। समझना बड़े ध्यान से, मार्क्स कैसे हैं, 50 हैं। फर्स्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कोई एक बच्चा बोल रहा है कि 0 से ज्यादा और 100 से कम है। भाई वो तो सबको पता है 100 मार्क्स का पेपर है, तो ये एस्टिमेशन तो है ही सही। लेकिन कोई एक और बोल रहा है, ज्यादा अज्यूम कर रहा है अच्छे से, तो वो बोल रहा है, भाई आपका अच्छा दोस्त है वो, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे मार्क्स होंगे 30 से ज्यादा, ठीक है, और होंगे 80 से कम। तो अच्छा एस्टिमेशन कौन सा हुआ, ये वाला एस्टिमेशन अच्छा हुआ, ठीक है। तो इस मेथड का मतलब क्या करना है आपको, मतलब एस्टिमेशन में मेजरली आपको करना क्या है, अच्छे से अच्छा एस्टिमेशन निकालना है, ठीक है, तभी तो हम आंसर के नजदीक पहुंच पाएंगे। तो एस्टिमेशन का मेन मोटो है कि आप नजदीक से नजदीक उसका आंसर फाइंड करो, जो आंसर होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। एक और मेथड भी है, वो भी समझते हैं। तो दूसरी मेथड समझे उससे पहले एक और चीज समझनी है, जैसे कि ये हमारा फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, पर अगर फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग हो तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आपको इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ इस तरह से मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब समझो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे भी सिमिलर, कुछ चेंजेस नहीं है। ये क्या होगा, यहाँ पे आपको a से लेके अगर मैं b तक इंटीग्रेट करना चाहूं तो क्या करेंगे, आप रेक्टेंगल मेथड लगाएंगे, ठीक है। फंक्शन कैसा है, नॉन इंटीग्रेबल है, ऐसा समझना है। तो अभी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए अगेन स्मॉल m, दिस इज योर कैपिटल M, ठीक है। तो आप ये एरिया फाइंड करेंगे, क्लियरली बात है, ठीक है। और ये एरिया एक्चुअल में आपके इंटीग्रेशन से कम ही होगा, ठीक है। ये एरिया कैसे मिलेगा, अगेन m इंटू, ये कैसे मिलेगा, m इंटू लेंथ हो गई इसकी, ठीक है, हाइट हो गई, ये ब्रेथ b माइनस a, तो ये भी सेम देखिए, ये एरिया इससे तो क्लियरली कम ही है, क्योंकि मेरा एरिया अंडर द कर्व तो ये पूरा का पूरा है, अगेन एरिया बचा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप अपर मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरा एरिया करना पड़ेगा, और ये पूरा एरिया इज बिगर देन, ठीक है, पूरा एरिया अंडर दी कर्व, सेम है। लेकिन मान लो थर्ड, ठीक है, थर्ड सिचुएशन, ये क्या है, सेकेंड सिचुएशन मेरा जब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, अगर फंक्शन इस तरह से है, तो इस तरह से तो क्या करेंगे, तब भी मेथड तो वही जाएगी, लेकिन आपको बस करना क्या है, यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे है, ठीक है, पहले कैसा होता था, सिर्फ डिक्रीजिंग सिर्फ इंक्रीजिंग, तो क्लियरली आपको मैक्सिमम मिनिमम दिख जाता था, यहाँ पे भी दिख ही जाएगा, दिस इज योर मैक्सिमम एंड दिस इज योर मिनिमम वैल्यू स्मॉल m। यहां पे भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका a हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया। a से लेके b तक का एरिया फाइंड करने के लिए मतलब आप क्या करोगे, एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट हाइट के लिए, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल मिला, तो ये एरिया जो है आप क्लियरली देख सकते हो एरिया अंडर दी कर्व से कम है, यानी कुछ नहीं है, ये हाइट इसकी रेक्टेंगल के लिए m हो गई, ये डिस्टेंस कितना हो गया, b माइनस से लेंथ इंटू ब्रेथ ही हो गया, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx, यही बात है। और यहां से भी लेस देन और इक्वल टू कहां से जाएगा, ये मैक्सिमम है, तो आप यहां से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, बात क्लियर है, ठीक है। इसका एरिया कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसको भी आप इस तरह से ये
ड्रॉ कर लोगे तो क्या होगा भाई, ये मैक्सिमम आपको मिलेगा जो एक्चुअल कर्व से ज्यादा एरिया है। तो यहाँ पे कैपिटल M B माइनस A, इसी तरह से क्योंकि ये हाइट क्या है M है, ठीक है, और ये भी क्या है डिस्टेंस B माइनस है। तो सबके लिए सेम टाइप का, चाहे वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो, मोनोटोनिक फंक्शन हो, ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्राफिकल मेथड से आंसर नहीं आता है, आ तो जाता है लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है उससे काफी डिफरेंट आंसर आता है। तो उसके लिए भी एक और मेथड है, वो हम जरूर समझेंगे। सो एक और रूल यहां पे आप देख सकते हो क्या है, अगर आपके पास इस तरह से इंटीग्रल है a टू बी f ऑफ x dx और उसका मॉड गिवन है, तो क्या बोला गया है, उसकी जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a टू b और मॉड ऑफ f ऑफ x dx, इस तरह से लेस देन और इक्वल टू होगी। भाई ये कैसे आ रहा है समझते हैं। मान लीजिए इस तरह का आपके पास ग्राफ है, कुछ x एंड y एक्सिस हो गया, समझना बड़ी ध्यान से। यहां पे पूरा का पूरा f ऑफ x अगर बात करूं मैं, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से आपके पास कुछ ग्राफ गिवन है, कैसा है, इस तरह का आपके पास ग्राफ गिवन है और आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे a से लेके b तक की बात करें, ठीक है, ये क्या है a से लेके अगर मैं b तक इंटीग्रेशन करना चाहूं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एरिया अंडर द कर्व ही फाइंड करना है, ये बात क्लियर है। लेकिन मान लो इसका आंसर जो है यहां पे ऊपर है, इसलिए मान लो ये है 6 और यहां पे इसका सपोज कि ये है 3, लेकिन नीचे है तो एरिया कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अल्टीमेटली ये सम कैसा देगा आपको, एरिया कैसा देगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 मतलब आपको 3 मिला एरिया, बात क्लियर है। लेकिन ये क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, यहां पे क्या करना है, फंक्शन का एरिया फिर उसका मॉड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं, आपके पूरे फंक्शन को, ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx के बजाय मैं मॉड ऑफ f ऑफ x करना चाहूं, क्या करना चाहूं, मॉड ऑफ f ऑफ x, तो ये आपका y इज इक्वल टू क्या था, f ऑफ x था, उसका ग्राफ इस तरह से है, तो उसके मॉड का ग्राफ कैसे होगा भाई, वो पॉजिटिव दे देगा आपको, क्या दे देगा, पॉजिटिव। तो यहां पे तो फंक्शन पॉजिटिव है इस तरह से, और ये क्या है, नीचे है, ये भी रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, मतलब आपको इस तरह से फंक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, इस तरह से फंक्शन मिला, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, यहां पे a से लेके b तक आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये क्या हो गया, एरिया, समझना बड़े ध्यान से, दिस इज तो मुझे पता था 6 है, ठीक है, और ये नीचे 3 था लेकिन -3 है, ऊपर हुआ तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर है मेरी बात। तो 6 एंड 3 क्या हो गया आपके पास, 6 + 3 9 हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो इंटीग्रेशन करने के बाद कैसा हो गया, ये मॉड्यूलस लगाने के बाद 9 हो गया। तो क्लियरली देखिए ये 3 इज लेस देन 9 है, 3 इज लेस देन 9 है। तो ये आप कर सकते हो, पूरा मॉड लिखूं या फिर फंक्शन पे मॉड लगा दूं तो दोनों की वैल्यू में ये इनइक्वालिटी आती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इक्वल टू कहां से आएगा, इक्वल टू तब आएगा जब मेरा फंक्शन एंटायरली उसकी जो साइन है, साइन a से लेके b में सेम होगी, ठीक है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, फंक्शन जो मेरा होगा कंप्लीटली अबोव x एक्सिस होना चाहिए। भाई इसका मतलब क्या है, मेरा ग्राफ पहले कैसे था, ऊपर नीचे, अब बिलो x एक्सिस भी था, ऊपर भी था, ठीक है। लेकिन उसके बजाय अगर मेरे पास इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अबोव x एक्सिस ग्राफ आ रहा है, तब क्या मिलेगी, आपकी इक्वालिटी होल्ड करेगी, मतलब तब आपके पास इक्वल वैल्यू आएगी, लेस देन नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको बोला जाता है भाई फंक्शन का जो भी इंटीग्रल गिवन है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे। सो एक और रिजल्ट है हमारे पास एस्टिमेशन के लिए, क्या गिवन है देखिए, f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x, मतलब ऐसा बोला गया कि फंक्शन एक f जो है वो g से बड़ा है, g से ग्रेटर देन फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, उसका जो इंटीग्रेशन है वो भी g से बड़ा होगा, a से लेके b के लिए। भाई कैसे, ये आया कैसे, समझते, ग्राफिकली समझते हैं इसको, ठीक है। आपको बोला है कि f की वैल्यू ज्यादा है, मतलब फंक्शन मेरा जो है मान लीजिए इस तरह से है, ये कौन सा फंक्शन है मेरे पास, y इज इक्वल टू f ऑफ x मान लेते हैं,
बात क्लियर है? ठीक है, दूसरा फंक्शन जो है वो g ऑफ x लेस देन है, यानी f ऑफ x बड़ा फंक्शन है। ठीक है, तो g ऑफ x मान लीजिए इस तरह से होगा। कैसा होगा? इस तरह से आपके पास g ऑफ x होगा, जिसकी वैल्यू क्लियरली आप देख सकते हो कम है। तो क्या बोला है? उसका जो ग्राफ है f ऑफ x का, मतलब एरिया अंडर दी कर्व, वो भी ज्यादा होगा। तो क्लियरली आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे मान लीजिए मैंने कर लिया इसको इंटीग्रेट a से लेके b तक यहां पे, तो क्लियरली मैं देख सकता हूं जो f ऑफ x है, या फिर g ऑफ x की बात करते हैं, g ऑफ x जो एरिया कवर कर रहा है वो एक्चुअली कम है जो एक्चुअली एरिया f ऑफ x कवर कर रहा है। f ऑफ x ये पूरा का पूरा जो ये पर्पल एरिया जो मैं यहां पे कर रहा हूं वो भी कवर कर रहा है, एंड दिस ब्लू एरिया भी f ऑफ x कवर कर रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हो f ऑफ x ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, मतलब इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx ज्यादा वैल्यू दे रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, अगर f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कैसा पॉजिटिव है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो उसका इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर दी कर्व भी ज्यादा ही मिलेगा। क्लियर सी बात है, यहां समझ लिया तो ये भी आप समझ लोगे। अब देखो इसको और मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। हम क्या समझ रहे थे भाई, हमारा टॉपिक क्या है? एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन का हमारा टॉपिक है, तो इसको इंप्रूव आइज कैसे कर सकते हैं? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से अगर ज्यादा है, हमने रेक्टेंगल मेथड समझी जिसमें हम क्या करते थे, फंक्शन से छोटा एक एरिया अंडर दी कर्व और फंक्शन से बड़ा एक एरिया अंडर दी कर्व, मतलब रेक्टेंगल, ठीक है, उसका एरिया फाइंड करते हुए बोलते थे भाई यहां से और यहां इन दोनों के बीच में मेरा फंक्शन का एरिया लाई करेगा। ठीक है, यानी एरिया अंडर दी कर्व की बात थी। अब मैं क्या कर सकता हूं, विदाउट ग्राफ मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? मान लीजिए आपके पास फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x फंक्शन है और इस रिजल्ट को मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे दो फंक्शन सोचने पड़ेंगे। ठीक है, ये मेरा फंक्शन f ऑफ x है जिसका मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता। ठीक है, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, जैसे हमने देखा sin x अपॉन x, ठीक है, e टू दी पावर x स्क्वायर स्टार्टिंग में, कि ये सारे नॉन इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो इस फंक्शन का तो मुझे नहीं पता इंटीग्रेशन, लेकिन इससे छोटा, ठीक है, f ऑफ x से अगर एक छोटा फंक्शन f1 ऑफ x मुझे मिल जाए, ठीक है, ऐसा मैं फंक्शन सोच पाऊं जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ठीक है, और एक ऐसा फंक्शन सोच पाऊं f2 ऑफ x, यानी f ऑफ x सेकेंड दूसरा एक फंक्शन है, वैसा एक फंक्शन सोच लूं जो इससे बड़ा है। ठीक है, जो मैं इंटीग्रेशन कर पाऊं इसका, दोनों ही कैसे हैं? इंटीग्रेबल है। ठीक है, ये भी इंटीग्रेबल है और ये भी इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों का जो ये इसका जो एक्चुअल इंटीग्रेशन आएगा वो इसके आंसर से और इसके आंसर के बीच में होगा? हाँ, हमने अभी यही तो समझा, अगर फंक्शन बड़ा है तो उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा। तो बात क्लियर है यहां पे? क्या क्लियर है भाई? अगर फंक्शन छोटा है तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो f ऑफ x से कम होगा और इससे बड़ा होगा। तो यही तो समझा हमने अभी, लेस देन और इक्वल टू, यहां पे लेस देन और इक्वल टू, तो इंटीग्रेट कर दे अगर हम यहां पे a टू b f1 ऑफ x, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, ये हो गया। तो इंटीग्रेशन इस तरह से आप लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, मतलब आप एस्टिमेशन निकाल सकते हो। यानी जो रेक्टेंगल मेथड थी ग्राफ ड्रॉ करके करना, उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, ऐसा कोई फंक्शन सोच सकते हो। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो यही तो बोला है यहां पे, देखिए इस तरह से आपके पास गिवन है। लेकिन फंक्शन सोचेंगे कैसे? फंक्शन सोचने के लिए आपको x की जो वैल्यूज है, देखिए a से b है यहाँ पे, सो a लेस देन x लेस देन b, इस तरह से पहले x सोचना है, x के बाद एक फंक्शन बनाना है, फिर सोचना है कि फंक्शन से मैं दूसरा ऐसा कौन सा फंक्शन बना सकता हूं जिसका मुझे इंटीग्रेशन पता है, या फिर यहां पे ऐसा कौन सा फंक्शन बना सकता हूं जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। तो ऐसे आपको यूजिंग x f ऑफ x बनाना है। ठीक है, फिर f ऑफ x का यूज करके f2x और f1x आप सोच सकते हो। तो ये भी एक काफी अच्छी मेथड है। ठीक है, जब आपको रेक्टेंगल वाली मेथड नहीं यूज करनी है, यानी रेक्टेंगल वाली मेथड से मैंने बताया कभी कभी आपको आंसर ऑप्शन में नहीं गिवन होता, तब ये वाली मेथड आप यूज कर सकते हो। तो ये वाली मेथड भी अगर आप ग्राफिकली समझना चाहो तो समझ सकते हो। कैसे? देखो, जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में, पिछले रिजल्ट में समझा, क्या समझा? हमारे पास एक फंक्शन था, ठीक है, f ऑफ x, उससे एक बड़ा फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो उसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो भी बड़ा होगा। तो यहां पे देखिए f ऑफ x एक फंक्शन है जिसके लिए आपके पास एक f1 ऑफ x फंक्शन छोटा मिल रहा है और यहां पे f2 ऑफ x फंक्शन एक
हायर फंक्शन मिल रहा है। तो इंटीग्रेशन भी देखिए इसका जो होगा वो बीच में होगा और ये एरिया अंडर द कर्व आपको एक कम एरिया और एक ज्यादा एरिया निकाल के देगा। इस तरह से आप ग्राफिकली इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये ए से लेके बी तक आप करोगे तो यहां पे मिलेगा ये एरिया f1x मिल रहा है। देखिए दिस इज लेसर एरिया देन f ऑफ x का एरिया। देखिए f ऑफ x का एरिया आपको यहां पे ग्रीन कलर से भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो f ऑफ x इज ग्रीन प्लस दिस ब्लू, ठीक है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इसी तरह से f2x की भी अगर मैं बात करूं तो ये डार्क ब्लू प्लस ग्रीन प्लस दिस, मतलब f2x का एरिया इज हायर बिगर देन f ऑफ x का एरिया। तो जैसे हमने ऐसे समझा, इक्वेशन के फॉर्म में इसको समझा, ग्राफिकली भी आप इसे ऐसे समझ सकते हो ग्राफ ड्रॉ करके। चलिए कुछ एग्जांपल्स अब देखते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास, बोला गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इंटीग्रल 0 to 1 e to the power x square लाइज इन द इंटरवल। देखो क्लियरली ऐसा नहीं बोला है कि इसको इंटीग्रेट करके दो, बोला है कि इसका वैल्यू किसके बीच में आएगा। ये आपके पास क्या है, अलग अलग इंटरवल गिवन है। तो हमने तो पहले ही बता दिया कि कैसा फंक्शन है, नॉन इंटीग्रेबल। आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते लेकिन एस्टिमेट तो कर सकते हो। तो एस्टिमेट के लिए सबसे पहले लिख लो फंक्शन क्या है, 0 to 1 e to the power एक्स स्क्वायर dx। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं रेक्टेंगल मेथड से। क्या करते हैं, रेक्टेंगल मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो रेक्टेंगल मेथड क्या करती है, सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है फंक्शन का, ठीक है। इस तरह से यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। अब समझो यहां पे क्या गिवन है, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, लोअर लिमिट पुट कर दो, पुट करो x की जगह पे 0, तो क्या आएगा e टू दी पावर 0 विच मींस 1। तो अगर x की वैल्यू, ये क्या है, x की वैल्यू तो वेरी कर रही है, x की वैल्यू 0 से 1 में वेरी कर रही है। तो अगर x 0 ले रहा हूं मैं, समझना, ठीक है, ओपन इंटरवल है लेकिन समझने के लिए आप 0 ले सकते हो, ठीक है। तो 0 पुट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ कौन सा होगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर का। अब समझो मैं अगर 1 पुट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1 पुट कर रहा हूं तो e मिल रहा है। तो e तो कहां पे होता है, e की वैल्यू तो यहां पे होती है इस तरह से। तो आपको ग्राफ कैसे बना, इस तरह से इंक्रीजिंग बना। कैसा बना भाई, इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, लोएस्ट वैल्यू हो गई, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, समझना, ये आपकी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये कैपिटल M, दिस इज योर स्मॉल m, और कैपिटल M की वैल्यू क्या है, यहाँ पे E है। इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक करना चाहता हूं, 0 से लेके 1 तक, यानी A से लेके बी तक। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ मतलब रेक्टेंगल मेथड करनी है तो आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे इस तरह से। तो एक एरिया आपको ये मिलेगा। ये एरिया कैसे मिलेगा, देखो ये m हाइट है, ठीक है, m इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो दिस इज योर 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो 1 इंटू 1 क्या मिला, 1 ही मिला, ठीक है। तो 1 लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 f ऑफ x, कौन सा है मेरा, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx। ये मैं बोल सकता हूं, यानी मुझे ये जो स्मॉल m है, एक रेक्टेंगल दे रहा है, वो जो क्या है भाई, हमारे एरिया अंडर द कर्व से कम है, ठीक है। मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। अगर मैं ज्यादा बात करूं, मतलब मैक्सिमम पे वैल्यू देखूं, तो यहां पे क्या है, दिस हाइट इज e, दिस हाइट इज e, और ये क्या है, 1 है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बड़े वाले रेक्टेंगल का, ये पूरा रेक्टेंगल की मैं बात करूं, ठीक है, नीचे भी आ गया तो ये क्या होगा, 1 इंटू ई। तो 1 इंटू ई इज E। तो मेरा इंटरवल देखिए कैसा है, मेरा जो एरिया अंडर दी कर्व है वो कैसा है, 1 से लेके E के बीच में। तो देखिए क्या है, ऑप्शन सी इज माय फाइनल आंसर। तो आपको करना कुछ नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम ले लो, रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लो, दोनों के एरिया फाइंड कर लो। छोटे वाले रेक्टेंगल के लिए 1, फिर बड़ा जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए रेक्टेंगल मिलेगा वो यहां पे मिलेगा। इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड क्या कहती है भाई, दूसरी मेथड हमने क्या समझी, आपको ऐसा सोचना है f ऑफ x और यहां पे एक f1 ऑफ x और f2 ऑफ x आपको सोचना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है। और क्या करोगे, फिर इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन x की वैल्यू आप देख सकते हो 0 से 1 में है, x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो क्या x स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी या x की वैल्यू बड़ी होगी, ये सोचो। 0 से 1 में मैं 0.5 ले रहा हूं तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 0.25, लेकिन x तो क्या होगा, 0.5। तो एक्चुअल में x स्क्वायर छोटा है और x बड़ा है। अब ये देखो, आप 0 से 1 में किसी भी फंक्शन का स्क्वायर करो वो 0 से तो बड़ा ही होगा। तो 0 लेस देन x स्क्वायर लेस देन
x आएगा। लेकिन मेरा फंक्शन कैसा है देखिए, e टू दी पावर x स्क्वायर, तो सबको मैं एक्सपोनेंशियल दे दूं, यानी इसको सबकी पावर में लिख लूं, तो भी फंक्शन तो ऐसा ही रहेगा, e टू दी पावर x स्क्वायर e टू दी पावर x। अब मुझे चाहिए क्या, इंटीग्रल 0 to 1 चाहिए। क्या चाहिए, तो इंटीग्रल दे दो सबको 0 to 1 dx, ठीक है, इंटीग्रल 0 to 1 dx, और यहाँ पे भी इंटीग्रल 0 to 1 dx। ऐसे आप कर सकते हो, बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या होगा देखिए, e टू दी पावर 0 इज नथिंग बट 1, तो 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x 0 to 1 लेस देन, ये मेरा क्या है, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन इसको मैं i मान लेता हूं, क्या इसको i मान लेते हैं, तो ये तो पूरा का पूरा i है, लेस देन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर x, ठीक है, e टू दी पावर x, और यहाँ पे क्या मिलेगा 0 to 1 मिल गया। तो पुट करो यहाँ पे 1 माइनस 0 इज 1, तो 1 लेस देन i लेस देन e टू दी पावर x e टू दी पावर 1, तो देखिए e मिल गया आपको, क्या मिल गया, e मिल गया, लेकिन लोअर लिमिट पुट करो, क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट, तो e टू दी पावर 0 क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1, तो e माइनस 1 एक्चुअली मिल रहा है आपको, i के लिए आपको कहां तक मिल रहा है, 1 से लेके e माइनस 1, तो ऐसा मेरे पास आंसर नहीं है, मेरे पास 1 से लेके e है, तो क्या ये आंसर गलत है, नहीं, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, अगर आपके पास ये नहीं गिवन है 1 से लेके ई तक, और आप सॉल्व करके गए हो, और आपके पास ये आंसर आपने पहले सॉल्व नहीं किया था, आप तो क्या लिख के आओगे, नन ऑफ दिस लिख के आओगे, ठीक है, इसके बदले आपको ऑप्शन गिवन है 1 और e माइनस 1, तो ये ऑप्शन राइट है भाई। कैसे आ रहा है ये, सेकेंड मेथड से, ठीक है, जहां पे आपको एक फंक्शन दूसरा फंक्शन अज्यूम कर लेना है, जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो ये फंक्शन को मैं पता है मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, इसका भी पता है इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो ऐसे एक स्पेसिफिक अच्छी वाली वैल्यू आपको मिल सकती है, ठीक है। इसको ग्राफिकली समझते हैं कि ये एक्चुअल में आपको ज्यादा अच्छा आंसर क्यों करती है। देखो मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, एक बच्चा बोल रहा है कि 50 मार्क्स में से आपके कैसे होंगे भाई, आपकी वैल्यू जो है, आपकी नहीं, आपके मार्क्स की वैल्यू 0 से 100 के बीच में होगी, तो हाँ बात तो सही है, लेकिन जो उसका एस्टिमेशन है वो अच्छा नहीं है, एस्टिमेशन अच्छा नहीं है। तो किसी और ने बोला क्या है 30 और 80 के बीच में होगा, तो ये एस्टिमेशन ज्यादा अच्छा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 से लेके ई नहीं, 1 से लेके ई माइनस 1 इज बेटर एस्टिमेशन, ठीक है, तो ये बात तो सही है। तो कभी कभी आपको ये वाली मेथड ज्यादा फायदेमंद देगी इसके अलावा, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली भी थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, समझना बड़े ही ध्यान से, मेरा ग्राफ था कुछ इस तरह से, दिस इज योर 1, दिस इज योर ई की वैल्यू, ठीक है, तो ऐसा हमारे पास था। तो ये आपका क्या है, एक्चुअल एरिया अंडर दी कर्व है, ठीक है। अब समझो ये क्या है, एक्चुअल एरिया डी अंडर दी कर्व e टू दी पावर x स्क्वायर के लिए। तो पहले हमने क्या डिसाइड किया, रेक्टेंगल मेथड से हमें क्या मिला, देखो यहाँ पे हमें ये मिला कि जो मेरा एरिया है वो e से कम है, ठीक है, e से कम है, यानी मैं क्लियरली देख सकता हूं ये जो e से मुझे जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा, मतलब ये एरिया हम बोल रहे थे, इतना एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा एरिया को हम अज्यूम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भी हम ले रहे थे। लेकिन इस एस्टिमेशन को मैं कम कर दूं, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपका जो फंक्शन है e टू दी पावर x, क्या e टू दी पावर x यहां पे मिलेगा आपको, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक गैप मिलेगी, और ये जो ब्लू लाइन है वो क्या है, e टू दी पावर x है, क्या है, e टू दी पावर x। तो कौन सा एस्टिमेशन अच्छा है, ये e वाला एस्टिमेशन या यहां पे e टू दी पावर x वाला एस्टिमेशन। देखो ध्यान से समझना, हमें क्या मिला, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कैसा है, ज्यादा है, ठीक है, किससे ज्यादा है, e टू दी पावर x स्क्वायर से। तो मैं यहाँ पे ग्राफिकली भी हम वही समझ रहे हैं, देखिए ग्राफिकली भी हमने वही समझा, ये जो e टू दी पावर x की जो ग्राफ है उसका इंटीग्रेशन मतलब जो एरिया अंडर दी कर्व है वो ज्यादा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रही है वो गैप कैसी है, बहुत ही कम गैप है, ठीक है, जबकि पहले रेक्टेंगल मेथड से जो गैप मिल रही थी ज्यादा मिल रही थी। तो हमें एक्चुअली क्या करना है भाई, जितना हो सके उतना अप्रॉक्स अच्छा वाला एस्टिमेशन निकाल के देना है, मतलब जितना ग्राफ के नजदीक लेके जा सकूं, जितना कम से कम मैं क्या कर सकूं उसको
कम कर सकूं दोनों के बीच के गैप को, वो मुझे ट्राई करना है। तो मोस्टली हम क्या करेंगे, जब आपको रेक्टेंगल मेथड अच्छे से आंसर नहीं दे पा रही है तब हम क्या करेंगे, इस वाली मेथड को, कौन सी, ये f1x f2x वाली मेथड को यूज करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 2 है, यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन में √1 + x² बोला है, और बोला है भाई इसका इंटरवल कौन सा होगा। ठीक है, इसका भी मतलब क्या करना है, एस्टिमेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सिंपली रेक्टेंगल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं आपकी वैल्यू, अगर आप 0 पुट करते हो x की जगह पे, वैल्यूज क्या है 0 से 1 है x के लिए, तो 0 पुट करो, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे 1 मिल गया। ठीक है, अगर 1 पुट कर रहे हो तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन में √2 मिल जाएगा। अब 1 अपॉन √2 यानी क्या, 1 डिवाइडेड बाय क्या करना है, √2 की वैल्यू 1.41, मतलब 1 से तो कम ही वैल्यू है, मतलब आपको यहां पे कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे मेरा 1/√2 यहां पे मिल जाएगा। मतलब मेरा ग्राफ कैसे होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस तरह से आप देखोगे y = 1 अपॉन में √1 + x² का ग्राफ। बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं रेक्टेंगल से, तो देखिए क्या होगा, दिस इज योर मैक्सिमम m, ठीक है, दिस इज योर मिनिमम स्मॉल m। ठीक है, तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, ये एरिया क्या मिलेगा, ये हाइट क्या है आपके पास, यहाँ पे 1/√2 है, क्या है 1/√2, तो ये 1/√2 हो गया। ये लेंथ कितनी है 1 है, तो यहाँ पे करोगे तो 1/√2 स्मॉलेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपका फंक्शन क्या था, इंटीग्रल जो भी है a to b, यानी 0 to क्या है आपके पास 1 है, 1 अपॉन में √1 + x²। अब ये कैसे होगा, इसका एरिया जो होगा एक्चुअली ये मैक्सिमम से कम होगा, यानी ये मैक्सिमम। ठीक है, क्या होगा, ये m की वैल्यू है आपके पास टोटल 1 एंड ये 1, तो 1 × 1 1 मिल गया। तो देखिए क्या मिला, लोअर 1/2, यहाँ पे क्या मिला 1/√2 मिला, और मैक्सिमम क्या मिला 1। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सी क्या है, मेरे पास नहीं, लेकिन ऑप्शन ए फाइनल है। ठीक है, ये 1/2 है, ऑप्शन में क्या चाहिए मुझे 1/√2 चाहिए, सो नॉट दिस बट ऑप्शन ए इज फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, सिमिलर टाइप का है, वहां पे रूट था, यहाँ पे रूट नहीं है। तो समझो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, क्या है आपके पास 1 + x⁴ है। अगर आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ठीक है, ये 0 है, 0 पे क्या वैल्यू मिलेगी, 1 ही मिलेगी। आप देख सकते हो, हाँ भाई 1 मिल रही है। ठीक है, 0 पे y की वैल्यू 1 मिल रही है, और अगर 1 मैं पुट कर रहा हूं, अब 1 की कितनी भी पावर हो, ठीक है, वो 1 ही रहेगा। मतलब आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी। मतलब यहाँ पे हाफ 1/2 मिल जाएगी, 1/2। मतलब ग्राफ कैसा हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। मतलब मैं एक छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल फाइंड कर सकता हूं यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, दिस इज योर मिनिमम, यानी 1/2। ठीक है, 1/2 स्मॉल m, ये क्या हो गया कैपिटल M, ये हो गया। तो इस तरह से अगर मैं रेक्टेंगल देखूं तो क्या मिलेगा आपको, ये 0 से 1 है, ये लेंथ क्या हो गई 1 हो गई, दिस इज 1/2, तो 1/2 मिला। और मेरा ये क्या है, मान लीजिए दिस इज योर I, तो ये क्या मिलना चाहिए यहाँ पे I < समझना बड़े ध्यान से, क्या है मैक्सिमम आपके पास है 1 और 1, सो 1 से लेके 1/2 तक, मतलब 1/2 से लेके 1 तक, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो क्या करें, तो तब आपकी रेक्टेंगल मेथड गलत तो नहीं साबित होती, लेकिन वो आंसर नहीं निकाल के देती। तो तब मैंने पहले ही बोला, अच्छे से अगर आपको एस्टिमेट और भी करीब वाला एस्टिमेट करना है तो हम क्या करते हैं, f1(x), ठीक है, और f2(x), ऐसे दो फंक्शंस फाइंड करने पड़ते हैं हमको। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल मेथड का यूज नहीं करेंगे। देखो रेक्टेंगल मेथड ना बहुत सारे आपको आंसर निकाल के दे देती है बहुत सारे क्वेश्चन के, लेकिन बहुत बार आपको ये वाली मेथड भी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन पे गौर कीजिए। फंक्शन के लिए मेरा जो x है वो कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू, क्लियरली बात है 0 to 1 है। अब ये बताओ मुझे, क्या x की वैल्यू बड़ी है या फिर x की पावर π/2 बड़ा है, ये बताओ, सोचो। पहले तो अगर मैं देखूं x की पावर बड़ी है, छोटी x की पावर π/2 है। ठीक है, वो कैसी है, ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है, अगर ऐसे देखूं तो। लेकिन x की वैल्यू 0 से 1 में है, x की वैल्यू क्या है 0 से 1 में है, तो एक्चुअल में क्या होगा, आपके x की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी।
कैसे? क्योंकि x की ये कौन सी पावर है, 3.14 पाई को मान लो, तो एक्चुअल में 3.14/2 करोगे तो आपको एग्जैक्ट नहीं 1 पॉइंट समथिंग करके कुछ पावर मिलेगी। मतलब x की जितनी बड़ी पावर होगी अल्टीमेटली 0 की 1 सी वजह से उसकी वैल्यू फंक्शन की कम होगी। ठीक है, इसी तरह से ये बताओ, मैंने क्या बोला, जितनी पावर बड़ी फंक्शन उतना छोटा, 0 से 1 के लिए। तो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं x² लेस देन x की पावर π/2 लेस देन x। हाँ क्लियर है। लेकिन मेरा फंक्शन कैसा है, 1 प्लस में x π/2, तो सबको 1 प्लस दे दो, 1 प्लस दे दो, यहां पे भी 1 प्लस दे दो और यहां पे भी 1 प्लस x दे दो। लेकिन फंक्शन तो कैसा है भाई, डिनोमिनेटर में, मतलब इस तरह से। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। 1 प्लस x² ग्रेटर देन 1/1 प्लस x की पावर π/2 ग्रेटर देन 1/1 प्लस x। इस तरह से देखिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन f1x मतलब छोटा फंक्शन, f2x बड़ा फंक्शन फाइंड कर लिया। बात क्लियर होनी चाहिए। अब समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन पता है, 1/1 प्लस x का भी इंटीग्रेशन पता है। तो हमने यही समझा था ऐसे फंक्शन f1 f2 फाइंड करो जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो बस इंटीग्रेशन लगा दो, कहां से कहां तक, 0 से 1। तो ये हो गया 0 to 1, यहां पे भी क्या हो गया 0 to 1 0 to 1 dx एंड dx। बात क्लियर होनी चाहिए। 1/1 प्लस x² इज नथिंग बट tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, लेकिन x की अपर लिमिट देख लो 1 है तो tan इनवर्स 1 मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा। 1/1 प्लस, ये तो हमें i ही मान लेते हैं इसे, इसका तो इंटीग्रेशन करना नहीं है, एस्टिमेट निकालना है। ये क्या होगा, 1/1 प्लस x इज log x। ठीक है, log ऑफ 1 प्लस एक्स, लेकिन अपर लिमिट लगाओगे तो 1 प्लस 1 2 दे देगा वो, तो log 2 बेस ई। लोअर लिमिट लगाओगे तो log 1 प्लस 0 log 1 इज 0। तो एक्चुअली में जो मेरा i है वो ग्रेटर देन है log 2 से, यानी ln2 से। तो क्या ऐसा मिल रहा है मुझे, ln2 लेस देन i लेस देन π/4। अब समझो क्या है मेरे पास, tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट π/4 ग्रेटर देन i ग्रेटर देन ln2। ऐसा मैं लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं, देखिए तो π/4। ठीक है, ln ये बेस e हट जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ln2 लेस देन i लेस देन π/4। इस तरह से आप लिख सकते हो। सो फाइनल आंसर इज ए। तो कभी कभी रेक्टेंगल मेथड काम नहीं कर रही है तो हमारी कौन सी भाई, जैसे वो रजनीकांत प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वैसे ही ये हमारी जान बचा लेता है आंसर लेके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है, यहाँ पे बोला है इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन में रूट में कुछ वैल्यू है और आपको यहाँ पे π/4√2 और π/6 दिख रहा है। क्या ये मेरे फंक्शन का एस्टिमेशन हो, ऐसा नहीं लग रहा है? हाँ भाई ऐसा लग रहा है। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, ये कुछ वैल्यूज ना गिवन हो और बोल दिया हो कि एस्टिमेशन करो, तब आपको ऐसे हो सकता है i1 i2 दो फंक्शन दे दिए जाए, या फिर नहीं भी दिए जाए तो खुद से एस्टिमेशन करना पड़ेगा, मतलब f1 f2 फाइंड करने पड़ेंगे। समझो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देख लो x बिलोंग्स टू क्या है, 0 to 1 है। सबसे पहले फंक्शन मुझे बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से लिखूं 4 माइनस x² और 4 माइनस x² यहाँ पे, और यहाँ पे भी 4 माइनस x²। ठीक है, तो अभी मैं देखूं तो तीनों फंक्शन सेम है। ठीक है, लेकिन मुझे क्रिएट क्या करना है, मुझे ऐसा ही कुछ क्रिएट करना है। मेथड मेरी क्या कहती है, f1x लेस देन और इक्वल टू f(x) लेस देन और इक्वल टू f2(x), ऐसा मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, बीच में मेरा फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं माइनस x³ कर देता हूं। ठीक है, तो अब समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये पहले 4 माइनस x² और ये 4 माइनस x² पहले सेम था। अगर मैं कुछ यहां से माइनस कर देता हूं, मतलब मैंने 5 5 थे दोनों, 5 में से एक कुछ कम कर दिया, तो दिस वैल्यू विल बी स्मॉलर, ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगी और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। या फिर कभी कभी मान लो x की वैल्यू ही 0 है, x की वैल्यू ही 0 है तो इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब समझो यहां पे मुझे क्या करना है, फंक्शन को छोटा बनाना है। अभी तो कैसा है, फंक्शन ये वाला बड़ा है, और मतलब ऐसे देखा जाए तो यहां से मैं कुछ माइनस कर रहा हूं। ठीक है, अब 4 माइनस x² बड़ा है, उसमें से माइनस x³ कर रहा हूं, तो ये कुछ छोटा फंक्शन बना और ये एक्चुअली बड़ा फंक्शन है। तो मेरी जो इनइक्वालिटी है इस तरफ आएगी, लेकिन मुझे तो लेस देन चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां 4 माइनस x² में से
एक और एक्स स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, मतलब 4 माइनस 2x स्क्वायर कर रहा हूं। भाई इसका मतलब क्या हुआ समझो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा है या 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बड़ा है? कैसे सोचोगे? समझो, अभी तो दोनों सेम है। एक्स क्यूब मतलब कैसी वैल्यू? देखो 0 से 1 में अगर मैं देखूं, एक्स क्यूब मुझे एक्स स्क्वायर से कैसी वैल्यू देगा? एक्स क्यूब मुझे छोटी वैल्यू देगा कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। जितनी पावर क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। समझना बड़े ध्यान से, जितनी पावर बड़ी होती जाएगी उतनी वैल्यू कैसी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो इसमें से मैं छोटी वैल्यू माइनस कर रहा हूं, ठीक है, तो एक्चुअल में ये बड़ा कंपोनेंट मतलब बड़ा टर्म मिलेगा, और इसमें से मैं बड़ी वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, सो एक्चुअली दिस विल बी स्मॉलर वैल्यू। तो यहां पे आप लेस देन और इक्वल टू कर सकते हो। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन बना सकते हो, लेकिन एक्चुअल में तो क्या है? रूट है, तो मैं सबके ऊपर क्या कर सकता हूं? इस तरह से रूट लगा सकता हूं, ठीक है। लेकिन फंक्शन तो कैसा है? 1 अपॉन में है मेरे पास। तो अगर मैं इसको 1 अपॉन में लिखना चाहूं तो सब कुछ क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, मतलब चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे? इस तरह से आपको मिलेगा 1 अपॉन में, ये पूरा ऐसे चला जाएगा, मतलब ये वैल्यू यहां पे लिखना पड़ेगा हमें, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, ये तो मेरा क्या है भाई? एक्चुअल में देखा जाए तो फंक्शन ही है, लेकिन मैं यहां पे इस तरह से लिख सकता हूं 1 अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब लेस देन और इक्वल टू ये फंक्शन 1 अपॉन में रूट 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब मुझे तो क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सो दिस इज नथिंग बट dx और इंटीग्रेशन, सबको दे दो dx और इंटीग्रेशन, dx एंड इंटीग्रेशन। लेकिन लिमिट कौन सी है? 0 से 1, तो 0 से 1, 0 से 1 एंड 0 से 1, यहां तक होना चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब समझो, ये तो हमारा i है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना नहीं है, हमें तो एक्चुअली इसका और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे मैं क्लियरली देख सकता हूं, क्या क्लियरली देख सकता हूं? ये जो है 1 अपॉन अंडर रूट, क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स की फॉर्मूला। तो आपको मिलेगा क्या यहां पे? समझना बड़े ही ध्यान से, दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x अपॉन में a। x क्या है? x ही है मतलब यहाँ पे, सो x अपॉन में क्या मिल रहा है आपको? 2 मिल रहा है। और लिमिट कौन सी है मेरे पास? 0 से 1, तो 0 से 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, 0 to 1 लेस देन और इक्वल टू मेरे पास आ गया i लेस देन और इक्वल टू। समझना, ये क्या है? dx अपॉन में, क्या ये भी मुझे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा है? हाँ दे रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, dx अपॉन में अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बाहर क्या आ गया? 1 अपॉन का रूट 2 आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? समझना, 0 to 1, दिस इज तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर के लिए ए कौन सा है? रूट 2 है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, साइन इनवर्स x अपॉन में a, बट a क्या है आपके पास? रूट 2 है, तो यहाँ पे रूट 2 लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास बाहर 1 अपॉन रूट 2 तो था ही, तो 1 अपॉन रूट 2 और लिमिट लगा दो। लिमिट क्या है आपके पास? 0 to 1, बस वैल्यूज पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? π/6 पे होता है, तो π/6 हो गया यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल टू। समझना, साइन इनवर्स और 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 कब होता है भाई? ये बताओ, π/4 पे हो जाता है, तो π/4 और रूट 2 तो बाहर था ही, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है क्या? π/4 रूट 2, हाँ भाई आ गया आंसर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 5 है, यहाँ पे बोला गया है प्रूव दैट इंटीग्रल 10 to 19 साइन एक्स अपॉन में फंक्शन है 1 + x की पावर 8 और उसका पूरा का पूरा मॉड गिवन है, जो बोला है 10 की पावर -7 से कम है। और ये देख के कुछ चमक रहा है या नहीं चमक रहा? हमने क्या देखा था? एब्सोल्यूट वाला कुछ देखा था। क्या देखा था? अगर पूरा का पूरा इंटीग्रल 0 to a या a to b f of x dx अगर है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a to b मॉड ऑफ f of x
के बराबर इस तरह से लिख सकते हो। हाँ भाई लिख सकते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, जहां पे आपको ये मॉड नहीं गिवन होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, तो तब भी आप क्या करोगे, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करोगे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख लो इस तरह से, इंटीग्रल 10 to 19 sin x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल 10 to 19, ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब समझो, ये मेरा f ऑफ x हो गया। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं साइन के लिए और यहां पे x के लिए, x की जो वैल्यू है, समझना बड़े ध्यान से, x की वैल्यू अगर 10 से ज्यादा है, फॉर x ग्रेटर देन 10, क्या होगा आपके पास, मॉड ऑफ साइन x जो है, ठीक है, वो कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे भाई, देखो साइन के लिए हमें पता है वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 होती है। तो यहां पे मैं सीधा बोल सकता हूं मॉड की वैल्यू है तो 1 से तो कम ही होगी। ठीक है, 1 से तो कम ही होगी। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, मेरा जो फंक्शन है एक्चुअली देखियो साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूं 1 प्लस एक्स की पावर 8 से। सो 1 प्लस एक्स की पावर 8 से मॉड से मैं डिवाइड कर दूं तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 8। लेकिन अब अगर मैं चेक करूं, मेरा जो x है देखिए 10 से लेके 19 तक है। नाउ ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये तो हो गया क्लियर, x की जो वैल्यू है कहां से कहां तक है, 10 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 19 है मेरे पास। अब समझो मुझे तो क्या लाना है, पहले ये लाए, इससे ये लाए, फिर ये फंक्शन से हम 1 अपॉन दिस लेके आए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कुछ वैल्यू फाइंड कर लूं तो मैं यहां पे वापस जा सकता हूं। समझना, जाना कैसे, एक्चुअल फंक्शन ये था, उसको हमने लेस देन और इक्वल टू इस फंक्शन में कन्वर्ट किया, लेकिन इसका भी इंटीग्रेशन करना इज नॉट पॉसिबल, या फिर अगर पॉसिबल है तो भी कैसा होगा भाई, अपने को क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही टाइम लग सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे सीधा सीधा दिख ही रहा है कि एस्टिमेशन करना है तो एस्टिमेशन ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो x की पावर 8 है, तो क्या मैं यहाँ पे x की पावर 8 कर दूं तो देखना क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू वो 10 की पावर 8 होगा। 19 को भूल जाते हैं अभी। ठीक है, तो लोअर बाउंड देखें यहाँ पे, ठीक है, 10 लेस देन और इक्वल टू x है, तो x की पावर 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर 8 होगा। तो मेरे पास तो फंक्शन कैसा है, 1 प्लस में है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 8। अगर मैं इस साइड एक ऐड कर दूं तो एक्चुअली में तो बिगर ही था, तो 1 ऐड करूंगा तो परफेक्टली बिग फंक्शन हो ही जाएगा, मतलब इक्वल टू वाला साइन चला जाएगा। तो अब आपको क्या मिला, इस तरह से मॉड के अंदर अगर मॉड भी लगा दूं तो भी यही है, क्योंकि क्या है, पावर इवन है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 8। तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 1 अपॉन में, समझना, 1 प्लस एक्स की पावर 8, पहले तो क्या था, ग्रेटर देन था, लेकिन रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, लेस देन हो गया, 1 अपॉन 10 की पावर 8। ऐसा मैं लिख सकता हूं। बात क्लियर होनी चाहिए सबको। ठीक है, अब मेरा फंक्शन, इसे आप मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, इसे आप मान लो इक्वेशन 1, और इसे मान लो इक्वेशन 2, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 और 3 का अगर मैं यूज करूं, समझना, 2 और 3 का, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन में क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स की पावर 8 जो था वो तो इससे कम था, लेकिन वो तो क्या है, इससे भी कम है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1 अपॉन में 10 की पावर 8। ठीक है, लेकिन उससे भी छोटा फंक्शन क्या है मेरे पास, ठीक है, मतलब ये बिगर वैल्यू है, तो एक्चुअल में ये छोटी वैल्यू इससे तो छोटी ही हो जाएगी। मतलब अगर आप ये इक्वेशन 1 का यहां पे यूज करो, समझना, इंटीग्रेशन लगा दो, सबसे पहले क्या कर दो, 10 to 19, इस तरह से मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दूं, 10 to 19 dx। तो अब आप इसका और इक्वेशन 1 का यूज करके क्या लिख सकते हो, मान लो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, i मान लो इसे, ये क्या है, i, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, i लेस देन, समझना बड़े ध्यान से, 1 अपॉन 10 की पावर 8 इज कांस्टेंट, तो बाहर आ गया, मतलब 10 की पावर क्या आ गई, -8। ये बात क्लियर है, कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x जिसकी लिमिट क्या है, 10 to 19, तो i लेस देन क्या होगा आपके पास, 10 की पावर -8 इंटू 19 -10 कर दो, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये बताओ
10 की पावर -8 बड़ी है या 10 की पावर -7 बड़ी है? भाई सीधी सी बात है, ये 10 की पावर -8 10 की पावर -n से छोटी होगी, -8 से। तो i कैसा हो गया? 10 की पावर -7 से छोटा हो गया, तो वही तो हमें प्रूफ करना था। सो फाइनली हमें क्या मिल गया? i लेस देन 10 की पावर -7। सो इस तरह से आपको एस्टिमेशन करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी जगह आप गलती कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें आप समझ पाओगे, ठीक है। इस तरह से पहले sin x लेना है, उसकी वैल्यू कंपेयर करनी है, फिर x को लेके जाना है, और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 6 है यहाँ पे, जेईई मेंस 2007 का क्वेश्चन है भाई, 2007 का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में? i इज इक्वल टू 0 to 1 sin x अपॉन रूट एक्स गिवन है, और j की वैल्यू कुछ गिवन है, तो लिख लेते हैं जो भी है, j 0 to 1 cos x अपॉन में रूट एक्स dx, ठीक है। i भी गिवन है, पहले गिवन था i, तो i को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रल 0 to 1 sin x अपॉन में रूट एक्स dx, ये हो गया। अब समझो, आपको ऑप्शंस में गिवन है भाई, ये जो वैल्यूज हैं कुछ लेस देन और ग्रेटर देन दिख रही है, मतलब मैं बोल सकता हूं इसका इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, एस्टिमेट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले j की बात करते हैं इसकी। अब आप सोचो, क्या मैं cos x को लेस देन 1 लिख सकता हूँ? हाँ, -1 से 1 है, तो 1 से तो वैल्यू कम हो सकती है, हाँ। लेकिन मेरा फंक्शन क्या है? cos x अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स, ऐसा मैं कर सकता हूं, दोनों को रूट एक्स से डिवाइड कर दिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई? हमने क्या सोचा, एस्टिमेशन करना है, तो ऐसा फंक्शन फाइंड करो जिसकी वैल्यू इसके नजदीक में हो, और आप उसका क्या कर सकते हो? इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट एक्स मैंने ला दिया, तो इसका तो इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, तो और कुछ नहीं, ठीक है। 0 to 1 यहाँ पे dx हो गया, यहाँ पे भी इंटीग्रल 0 to 1 लगा दो, dx कर दो, इसका तो इंटीग्रेशन पता है, दिस इज योर j। तो क्या मिलेगा? j तो पूरा ये है जिसकी वैल्यू लेस देन क्या होगी? 1 अपॉन रूट एक्स इज नथिंग बट 2 रूट एक्स, जिसकी वैल्यू है 0 to, यहाँ पे इंटीग्रल लगा दो, करने के बाद अपर लोअर लिमिट पुट कर दोगे, तो j की वैल्यू इज लेस देन, अपर लिमिट लगाओ 2, लोअर लिमिट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो j की वैल्यू इज लेस देन 2, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो j की वैल्यू या तो ऑप्शन सी आंसर आएगा या तो ऑप्शन ए आंसर आएगा। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो कैंसल ही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे i की। i क्या गिवन है? i तो ये रहा भाई। अब इसको भी मैं ऐसे सोचना चाहूं, sin x की वैल्यू लेस देन 1 लेके सॉल्व करो, यहां पे तो आपको 1 अपॉन रूट एक्स ही मिलेगा, सेम ही तो है, चेंजेस कुछ नहीं है। यहां पे आपको 1 अपॉन रूट एक्स करोगे तो लेस देन 2 मिलेगा, लेकिन i के लिए क्या इन a और c ऑप्शन में से लेस देन 2 है क्या मेरे पास? है ही नहीं। i के लिए तो सब 2/3 बोला है, तो क्या करेंगे? क्या मैं 1 ले सकता हूं? यहाँ पे नहीं ले सकते आप क्या करोगे? आप इस तरह से सोचो, sin x का जो ग्राफ है वो इस तरह से, sin x लेस देन x में ले सकता हूं क्या? ले सकते हो। कैसे? क्योंकि एक वैल्यू आपको याद होगी, क्या भाई? sin x अपॉन x, अगर ये जो सेम है काफी तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो sin x अपॉन x लेस देन 1 मैंने लिया, तो sin x इज लेस देन x हो गया, ठीक है। इससे ये आया। या फिर आप ग्राफिकली भी सोच सकते हो। ग्राफिकली कैसे सोचोगे भाई? देखो यहां पे सोचो, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह से जाता है और साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे ऊपर इस तरह से, तो क्या होगा? अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आपको ज्यादा ही देगा, ठीक है। तो साइन एक्स इज लेस देन एक्स होगा, बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास तो साइन एक्स अपॉन रूट एक्स करना है, साइन एक्स अपॉन रूट एक्स करना है, तो इंटीग्रल 0 to 1 dx, यहाँ पे भी इंटीग्रल 0 to 1 dx कर दो। ये तो मेरा i है, i इज इक्वल टू i, ये पूरा का पूरा लेस देन देगा भाई। किससे लेस देन देगा? ये क्या है? x अपॉन रूट एक्स, जो अल्टीमेटली आपको ऊपर रूट एक्स दे देगा, ठीक है। अब रूट एक्स का मतलब x की पावर क्या है? 1/2 का इंटीग्रेशन करना है आपको, बस सिंपली, ठीक है। तो क्या मिलेगा? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 मतलब 2/3 होगा। लिमिट लगा दो 0 to 1, अपर लोअर लिमिट करो, 1 की कुछ भी पावर हो क्या फर्क पड़ता है? i की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 2/3। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो i की वैल्यू इज लेस देन 2/3, मतलब ऑप्शन सी इज माय फाइनल आंसर। तो जेईई मेंस का देखो क्वेश्चन जो है 3 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, ठीक है।
लेकिन काम क्या कर रहा है आपका लॉजिक। तो जितना लॉजिक डेवलप करोगे उतना ही आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए आपको फायदा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मेन में आज जो हमने टॉपिक समझा, क्या समझा, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल, ऐसे जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन है। चलिए वो सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है, यहाँ पे जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, देख के आंखों में चमक आनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, आई इज इक्वल टू समेशन के से लेके के फ्रॉम 1 to 98 है, फिर इंटीग्रेशन है, कुछ कुछ फंक्शन बोला है, और ये बोला है जो आई की वैल्यू है ग्रेटर देन है, लेस देन है, किससे है भाई, ये सब बोला है। मतलब क्लियरली मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे भाई इंटीग्रेशन नहीं करना है इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन दिख रहा है मुझे, मतलब मुझे एस्टिमेशन निकालना है। मतलब एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है f1x जो कैसा होगा, f ऑफ x से छोटा होगा या लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, और एक ऐसा f2 ऑफ x, ठीक है, जो कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम साथ में नहीं करेंगे, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, सबसे पहले देखिए आपकी जो x की वैल्यू है वो k से लेके k+1 है। ठीक है, x बिलोंग्स टू k to k+1। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर मैं इंटीग्रेशन में देखूं, मेरा इंटीग्रेशन कैसा है, dx में है, तो ये k+1 एक्चुअली इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये बताओ ये फंक्शन कैसा है, x इंटू x+1, तो x इंटू x+1 में एक बात बताओ, x+1 बड़ा है या x बड़ा है, सीधी सी बात है, x+1 इज ग्रेटर देन x। अब ये बताओ मेरे पास तो फंक्शन कैसा है, x इंटू x+1, तो मैं अगर दोनों को x+1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मैंने तो दोनों तरफ मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये इक्वालिटी तो मतलब ये चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी तो बस ये रहेगा। लेकिन इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं, रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 में, समझना, x+1 का होल स्क्वायर इज लेस देन, पहले ग्रेटर देन था, अब क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 में x इंटू x+1। अब मैं धीरे धीरे मेरे फंक्शन की नजदीक जा रहा हूं। फंक्शन में क्या है मेरे पास, k+1 है, तो बस ऊपर k+1 लिख दो और k+1 लिख लो, तो सेम ही बात है, कुछ चेंज नहीं होगा। आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे तब ये चेंज हो जाता है। बात क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, इंटीग्रेशन लगा दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेशन लगा दूं, तो इंटीग्रेशन k टू k+1 हो गया। ठीक है, और यहां पे भी इंटीग्रेशन लगा दूं k टू k+1, तो यहां पे dx एंड दिस इज ऑल्सो dx। तो अब मैं कुछ इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपके पास, ये पूरा का पूरा मेरा i है एक्चुअल में, लेकिन i के साथ क्या है, समेशन है। क्या है, समेशन है। तो i की वैल्यू अगर दोनों में समेशन लगा दूं तो ये i की वैल्यू देखिए यहां पे क्या है, ग्रेटर देन मिलेगी कि नहीं, तो i कैसा मिलेगा मुझे, ग्रेटर देन मिलेगा। जब मैं दोनों में समेशन लगाऊंगा तो यहां भी समेशन लगा दो, तो समेशन क्या है आपके पास, k टू k+1, यहाँ पे k+1 एक्चुअली कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा k+1, और समेशन क्या है देखिए यहाँ पे 1 से 98, k फ्रॉम 1 to 98। ठीक है, फंक्शन क्या बचा, dx अपॉन में ये वाला बचा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों को समेशन दिया तो ये i बन गया, और i की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए इतना। सो i इज अगेन ग्रेटर देन, क्या करोगे, समेशन k फ्रॉम 1 to 98 k+1। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या है, 1/x+1 का होल स्क्वायर, इसे t मान लो, अज्यूम दिस इज t, सो 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t। तो आपको मिलेगा क्या, माइनस में 1/t क्या है, x+1 हो जाएगा। लिमिट लगा दो k से k+1, k से k+1, अपर लोअर लिमिट पुट कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, समेशन k फ्रॉम 1 to 98 k+1, एंड आप पुट करो यहाँ पे, अपर लिमिट पुट करोगे जैसे ही आपको मिलेगा माइनस में 1 का, ठीक है, k+2 मिल गया यहाँ पे, और माइनस माइनस एक्चुअली प्लस होगा तो 1 में k+1 मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, k+1 को सब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक्चुअली मिलेगा क्या, यहाँ पे i था ग्रेटर देन समेशन, देखिए क्या है, k से 1 का
और 98। ये क्या है, k फ्रॉम 1 to 98। इसको और इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन में k प्लस 2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, k प्लस 2। अब सिंप्लीफाई करना तो आएगा ही, जेई के एस्पिरेंट्स हो आप, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। पहले 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/3। प्लस में क्या मिलेगा, 2 पुट करो, ठीक है, तो 1/4। इसी तरह आप पुट करते जाओगे, लास्ट कहां तक जाना है, 98 तक। मतलब लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 100 मिलेगा। तो ये टर्म्स कितनी है, टर्म्स है मेरी 1/3 से 1/100 तक है। मतलब एक्चुअली में मेरे पास दीज आर कितनी टर्म्स है, 98 टर्म्स, 98 टर्म्स है, ठीक है। बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मेरे आई की वैल्यू देखिए कहां है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन दिस, आई की वैल्यू ग्रेटर देन दिस। इन चार ऑप्शन में से क्या आएगा, अभी लेस देन को भूल जाते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके या तो log 99 या तो इन दोनों में से कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो समझो यहां पे i की वैल्यू इन सबसे ज्यादा है, इन सबका एडिशन कर रहा हूं उससे ज्यादा है। 1/3 बड़ा है या 1/100 बड़ा है, भाई 1/3 बड़ा है या 1/100 बड़ा है, ये सोचो। डिनोमिनेटर जितना बड़ा वैल्यू उतनी क्या होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ये फंक्शन कैसा होगा, एक्चुअली में छोटा होगा। ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ये क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा, इस तरह से मिलेगा आपको। तो ये बात क्लियर है, 1/3 की वैल्यू एक्चुअली 1/100 से बड़ी है। तो मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज में से, मतलब मान लो ये किस तरह से जा रहा है, ये मान लो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, इस तरह से मैं एडिशन कर रहा हूं, लास्ट में 1 तक जा रहा हूं, ठीक है। फिर भी आई की वैल्यू बड़ी है ऐसा बोल रहे हैं। तो एक्चुअली में मैं सिर्फ और सिर्फ छोटी वैल्यू ले लूं, 1/100 ले लूं, उसको मैं 1 2 3 4 5 बार लिखूं, उन सब का भी एडिशन, छोटे से छोटी वैल्यू को भी मैं 5 बार लिखूं, फिर भी मेरा आई कैसे आएगा, बड़ा ही आएगा, ठीक है। आपने 1 + 1 + 1 + लिखा तो वो वैल्यू कैसी होगी, इससे तो कैसी होगी भाई, छोटी ही होगी। मतलब आई मेरा एक्चुअल में बड़ा हो जाएगा। मतलब एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, 1/100 1/100 1/100 लिख सकते हो, इसको हर बार 1/100 लिख सकते हो, ठीक है। कितनी बार लिखोगे, 98 टाइम्स लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 98/100 मिलेगा। मतलब आई की वैल्यू देखो क्या होगी, 98/100, विच मीन्स आई ग्रेटर देन 49/50। तो इस तरह से ये एक ऑप्शन तो मिल गया मुझे, 49/50 आई की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, ग्रेटर देन। अब समझो मुझे तो एक्चुअली में जब मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं तो मुझे आई से एक बड़ी वैल्यू मिलेगी, छोटी वैल्यू भी मिलेगी। मतलब ये मेरा आई क्या है, ग्रेटर देन दिस वैल्यू है। मतलब ये एक छोटी वैल्यू मिली, f1x मिला, ठीक है, उसकी वैल्यू मिली। मुझे f2x एक बड़ी वैल्यू भी चाहिए जहां से आई कैसा होगा, छोटा होगा। मतलब आई लेस देन या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब क्लियरली पता है दो फंक्शन बचे हैं तो एक्चुअली में तो यही आंसर हो सकता है, ठीक है। अब समझना मेरी बात, एक्चुअली जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो मल्टीपल आंसर होने वाले हैं आपके, तो कैसे दूसरा आंसर आएगा वो फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 49/50, तो ये आंसर तो फाइनल है। अब मुझे आई लेस देन चाहिए। अब लेस देन में देखिए 49/50 सेम वैल्यू तो आएगी नहीं, ऑप्शन सी कैंसल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अगेन ग्रेटर देन वैल्यू है, नहीं मुझे तो लेस देन वाली वैल्यू चाहिए। तो ऐसे लॉजिक लगा के भी आप एक बार इसको कर सकते हो, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है तो मल्टीपल आंसर्स आने वाले हैं। अब ऐसा क्यों किया हमने, देखो हमने पहले i को बड़ा फंक्शन माना, मतलब एक छोटा फंक्शन फाइंड किया f1x। अब हम एक ऐसा फंक्शन, बड़ा फंक्शन फाइंड करना है जिसका मैं इंटीग्रेशन कर सकूं। तो क्या मैं यहां पे इस तरह से सोच सकता हूं, k+1 अपॉन में x इंटू x+1, ठीक है। ये क्या है मेरा ओरिजिनल इंटीग्रेशन, आई की तरफ मैं जा रहा हूं। यहां पे मैं k+1 अपॉन में, समझना बड़े ध्यान से, x इंटू k+1 लिख लूं और यहां पे मैं क्या साइन दे दूं, यहां पे मैं लेस देन लिख लूं। तो क्या ये सही है? आप बोलोगे कैसे आया ये, देखो यहां पे x कहां से कहां तक है, k से लेके k+1 तक की बात है, ठीक है। अगर मैं यहां पे x+1 बना दूं, क्या बना दूं, x+1 पुट करो यहां पे, तो क्या होगा समझना, k+1 हो जाएगा और यहां पे k+2 हो जाएगा। तो क्लियरली आई कैन सी k+1 की जो वैल्यू है x+1 से कम है, तो k+1 छोटा है। बाकी सब देखिए k+1, ये k+1, x सब सेम है, चेंजेस कहां पे है, एक यहां पे और यहां पे,
ठीक है, तो k+1 इज स्मॉलर, तो डिनोमिनेटर अल्टीमेटली स्मॉलर है, तो फंक्शन कैसा होगा, बड़ा फंक्शन होगा। तो हमने तो वही करना था, पहले i के लिए एक छोटा फंक्शन फाइंड किया f1x, तो ये एक बड़ा फंक्शन f2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, f2, आप मान सकते हो इसे। तो बस इंटीग्रेशन कर लो k से लेके k+1 तक dx, k से लेके k+1 तक dx हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल i के लिए तो समेशन चाहिए, तो मैं समेशन लगा दूं तो ये i बन जाएगा, और यहाँ पे लेस देन समेशन लगाओ, क्या होगा आपके पास, देखो k की वैल्यू 1 से लेके 98 समेशन, तो लग गया इंटीग्रेशन k से k+1। अब k+1 तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, तो मिला क्या, 1/x dx से मिल गया। 1/x का तो इंटीग्रेशन इज वेरी इजी, तो समेशन k फ्रॉम 1 to 98, 1/x इज नथिंग बट log x। अब log x में अपर लिमिट लगाओगे तो k+1 मिलेगा, माइनस में लोअर लिमिट लगाओगे तो log k मिलेगा। ठीक है, ये बात होनी चाहिए क्लियर। अब बस क्या करो, समेशन पुट कर दो, मतलब आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, समझना ये ना बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ठीक है, log आपको क्या मिलेगा, पहले पुट करो, log ऑफ 1+1 2 मिला, माइनस में क्या मिलेगा आपको, log ऑफ 1 ही मिलेगा। ठीक है, फिर क्या मिलेगा समझना, यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, या फिर आप यहीं पे भी लिख सकते हो। प्लस में देखो क्या मिलेगा, 1 की जगह 2 पुट करो, सो log 3 आपको क्या मिलेगा, log 3 मिलेगा, फिर यहाँ पे माइनस का log 2 मिलेगा। ठीक है, फिर क्या पुट करो भाई, 3 पुट करो, तो log 3 पुट करोगे तो 4 मिलेगा, log 4 माइनस का log 3, इसी तरह आप पुट करते जाओगे। जब आप लास्ट वैल्यू 98 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 99, क्या मिलेगा, log 99। ठीक है, log 99 माइनस 98, log 99 माइनस log 98, इस तरह से मिलेगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है यहां पे समझना बड़े ध्यान से, log 2 गई, ठीक है, log 3 गई, इस तरह से देखिए माइनस प्लस वाली वैल्यूज जा रही हैं, तो आपकी log 98 भी कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस log 1 एंड log 99, बट log 1 इज 0, तो आपको मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ log 99, बेजी आप लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए हमने तो पहले ही बोला था आंसर आपका क्या आएगा, इस तरह से log 99 i लेस देन आने वाला है, मतलब फाइनली ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी इज माय आंसर। इस तरह से आप जी एडवांस में देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम नंबर 8 है जी एडवांस 2015 का बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। f डैश ऑफ x आपको गिवन है 192x³ और कुछ भी गिवन है, फंक्शन मान लो, ठीक है, f ऑफ 1/2 की वैल्यू गिवन है 0, मतलब मैं ये सोच सकता हूं कि फंक्शन में कुछ ना कुछ करके f ऑफ 1/2 लाना है, इसीलिए मुझे 0 वहां पे पुट करना है। दूसरा ये है कि आपके पास इंटीग्रल f ऑफ x 1/2 से 1 उसकी लिमिट है, और उसके लिए आपको m और m मतलब एस्टिमेशन की कुछ बात है, पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है इस कैपिटल M और स्मॉल m की। क्लियरली मैं देख सकता हूं एस्टिमेट करना है, लेकिन f ऑफ x है, ठीक है, f ऑफ x कौन सा फंक्शन है ही नहीं, मेरे पास f डैश ऑफ x है, तो हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x को ही लिख लेंगे 192x³ अपॉन में 2 प्लस साइन की पावर 4πx। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं f डैश ऑफ x का ही एस्टिमेशन कर लूं और उसका इंटीग्रेशन कर लूं तो मैं आंसर की तरफ पहुंच सकता हूं, ये एक आपको लॉजिक डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इसका ही एस्टिमेशन कर लो f डैश का, और उसका क्या कर लो, ठीक है, एस्टिमेशन करके इंटीग्रेशन कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे एक लेस देन और इक्वल टू, और यहां पे भी इस तरह से लेस देन और इक्वल टू, मतलब यहां एक छोटा f1x f2x फाइंड करना पड़ेगा। समझो अब क्या मैं यहां पे इस तरह से 192x³ अपॉन में 2 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, लेकिन आपको कैसे पता ये आया, सोचो साइन की पावर क्या है 4 है, अब साइन के लिए -1 to 1 जाते हैं, इवन पावर ले लो, मतलब 0 से 1, मतलब साइन की वैल्यू छोटे से छोटी 0 में पुट कर सकता हूं और मैक्सिमम 1, तो जैसे ही आप स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करोगे साइन के लिए, मतलब 0 आएगा, ये पूरा का पूरा क्या आएगा 0 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करो तो डिनोमिनेटर कैसा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा, तो यहां पे मैंने 0 पुट किया तो डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट, तो फंक्शन कैसा बनेगा,
फंक्शन बिगेस्ट बन जाएगा, 192 एक्स क्यूब अपॉन 2 बिगेस्ट बन जाएगा। उसी तरह अगर मैं साइन की मैक्सिमम, यहाँ पे 1 आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है, तो डिनोमिनेटर बिगेस्ट, डिनोमिनेटर बड़ा बनेगा तो फंक्शन छोटा बनेगा, मतलब 192 एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 1 3, ये डिनोमिनेटर बिगेस्ट कब, जब 1 पुट करूंगा, तो पूरा फंक्शन स्मॉलेस्ट बन गया। तो इस तरह से आपको दो टाइप के F1 F2 मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर सकता हूं मैं, ये तो आपका f डैश ऑफ x है, दिस इज f डैश ऑफ x, यहां पे आप डिवाइड करो तो 64 एक्स क्यूब मिलेगा, यहां पे डिवाइड करो 2 9 जा, और क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 9 जा, और भाई क्या होता है भाई 2 6 जा 96 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब मिल गया। लेकिन मुझे तो क्या करना है, f ऑफ x में जाना है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो दोनों में ही इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। इस तरह से इंटीग्रेशन dx लग गया। अब क्या करोगे, अब अटक गए, अटकना नहीं है, इंटीग्रेशन कर लिया, लेकिन लिमिट तो चाहिए कुछ, डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, लिमिट लगानी पड़ेगी। सोचो कि मैं 1/2 लिमिट लगा रहा हूं, 1/2 से 1 या 1 से 2, तो क्या होगा, f डैश ऑफ x आपको देगा f ऑफ x, लिमिट पुट करो उसमें, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट या 2 कुछ भी पुट करोगे, वो तो f1 f2 ऐसा दे देगा आपको। अगर 1 से लेके 1/2 तक जा रहे हो तो f ऑफ 1/2 देगा, तो हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन f ऑफ 1 का क्या करोगे, तो ये बात तो गलत है। तो इंटीग्रेशन करने पर मुझे f ऑफ x तो चाहिए ही चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे उसका अगेन इंटीग्रेशन करना है। तो f ऑफ x कब आएगा, जब मैं उसकी एक लिमिट x ले लूंगा, f डैश x का इंटीग्रेशन करो, f ऑफ x अपर लिमिट पुट करो, f ऑफ x आ गया। लोअर लिमिट क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट में 1/2 पुट करूंगा, क्योंकि क्लियरली मेरे पास उसकी वैल्यू गिवन है, तो ऐसे आप सोच सकते हो 1/2 पुट कर दिया, ठीक है। तो आपको मिला क्या, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/2 मिल गया, ठीक है। तो यहां पे भी लिमिट तो सब जगह सेम लगाएंगे, 1/2 से लेके क्या मिलेगा यहाँ पे, जी हाँ x, और यहां पे भी क्या मिलेगा 1/2 से लेके x। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप कर दो 64 है, और यहां पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, मतलब x की पावर 4/4 मिला, और यहां पे क्या लिमिट लग गई 1/2 से x तक, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी अगर आप करोगे तो 96 x की पावर 4 समझना बड़े ध्यान से 4/4 ही मिला, और लिमिट लग गई 1/2 से x तक। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। लेकिन f ऑफ 1/2 क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, तो बचा सिर्फ और सिर्फ f ऑफ x, बीच में क्या बचा f ऑफ x, तो आ गया भाई f ऑफ x, लेकिन अगेन उसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगेन इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो देखिए क्या मिलेगा, आपके पास था f ऑफ x, ठीक है, उसका अगेन इंटीग्रेशन करो 1/2 से लेके 1 तक dx, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ठीक है। समझना बड़े ही ध्यान से, क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे, मतलब x की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, माइनस x की 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16 आएगा, मतलब आपको मिलेगा क्या एक्चुअली यहाँ पे 16 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1/16 लेस देन और इक्वल टू। ये बात क्लियर है, यहां पे भी क्या मिलेगा लेस देन और इक्वल टू, लेकिन देखो यहां पे क्या था 96/4, मतलब 4 2 जा 8, और क्या मिला 4 4 जा 16, ठीक है, मतलब 24 मिल रहा है आपको, यहाँ पे 24 लेस देन और इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, देखो यहाँ पे भी सेम आएगा, सेम हो सेम ही तो आएगा आपके पास, x की पावर 4 माइनस 1/16, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन इंटीग्रेट किया तो इसको अगेन इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक भाई 1/2 से लेके 1 तक, अगेन इसको भी करोगे 1/2 से लेके 1 तक, बात होनी चाहिए क्लियर, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट करोगे ना, आपको ये कुछ 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगी, और ये आपको कुछ 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू देगी, ठीक है। ये आपको क्या देगी, ऐसी वैल्यूज देने वाली है 1/2 से लेके 1 तक, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करके जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना तो आता है, इतना इंटीग्रेशन तो x की पावर n का इंटीग्रेशन सबको आता है, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो ऐसे आप पुट करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में कुछ वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन मेरा तो ऐसा आंसर है ही नहीं, आंसर है ही नहीं, इसीलिए तो बोला है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज। सोचो, अब समझो m की ये जो स्मॉल, ये क्या है स्मॉलेस्ट m है, ये स्मॉल m मान लो, इसे कैपिटल M मान लो,
ऐसी वैल्यू कोई होनी चाहिए। स्मॉल m के लिए ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 2 के बहुत नजदीक हो लेकिन 2 से छोटी हो। ठीक है, 2 से अगर बड़ी ले लूंगा तो ये 2 पॉइंट वाली तो एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, 2 पॉइंट से मैं बड़ी ले लूंगा, मान लो मैंने 3 ले लिया तो क्या होगा, ये तो 3 तो यहां पे आ रहा है। तो आपको एक्चुअली करना क्या है, 2 से छोटी लेकिन 2 से बहुत ही नजदीक वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 2 से नजदीक कौन सी है, 13 है नहीं, 1/4 है या 1 है। भाई क्लियरली मैं देख सकता हूं कि ये वैल्यू बहुत ही नजदीक है। ठीक है, दूसरी बात, जो मैक्सिमम है मेरे पास 3 है तो उसके पास में, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्या 1/2 नहीं, 24 नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 12 है। तो 3 के पास में 12 है जो उससे बड़ा है। तो आपकी पॉसिबल वैल्यूज ये होने वाली है। ठीक है, तो एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आप आंसर लेके आओगे लेकिन कभी कभी आंसर मैच नहीं करने का, आपको पॉसिबल आंसर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसा है भाई, एक सिंगल आंसर वाला एमसीक्यू है। ठीक है, इसमें कोई मल्टीपल नहीं है। आपको एग्जाम में गिवन ही होगा सेक्शन के ऊपर, इसमें सिंगल आंसर आएगा या मोर देन वन टाइप वाला ये क्वेश्चन है, ऐसा गिवन होगा। उस हिसाब से आपको ऑप्शंस चूज करने होते हैं। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन समझा, और जी हाँ एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप और भी इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा अब अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।